So we'll go ahead with more questions of JEE PYQ and we will do only selected questions today क्योंकि because we have this time limitation तो कल तक मुझे JEE का भी जितने भी questions होते हैं वाइंड अप करने हैं. तो I have picked up few questions. जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हुए हम लोग वही क्वेश्चन आज करेंगे एंड ऑफ कोर्स वन मोर लेक्चर वी विल नीड. तो उसमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क. तो हमारे पास 7 आइडेंटिकल डिस्क है. आइडेंटिकल मतलब मास और रेडियस सेम होगा. तो ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर वेल्डेड सिमेट्रिकली. इन सबको वेल्डिंग कर दिया, ज्वाइन कर दिया एज शोन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन. तो इस प्लेन को नॉर्मल मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P. तो ये जो P पॉइंट है यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है. आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का क्या होगा. तो क्वेश्चन जिनको नहीं समझा मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ एंड अलोंग साइड आई विल ड्रॉ अ डायग्राम आल्सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो टोटल 7 डिस्क थे. 7 डिस्क. दे आर आइडेंटिकल. ओके. तो you have 7 identical discs. I'll just arrange them something like that. पहले अरेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं. ओके फाइन. ठीक है. अब you just have to imagine कि ये सारे एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है. तो ऐसे आपके पास इन टोटल 7 डिस्क है. इनको साथ में वेल्ड कर दिया. And then they are asking you what is the moment of inertia about point P, but the axis is perpendicular to the plane. तो जो axis है it is basically passing through this point P and perpendicular. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए of course there is a particular method. डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा ये. तो आपको ये समझना पड़ेगा सिमेट्री पॉइंट कहाँ पे है. स्टार्ट वहां से करना. तो जब पहले पॉइंट ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो. लेट अस यू नो व्हाट वेयर इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री. ये है पॉइंट ऑफ सिमेट्री. इसको मैं नाम दे देता हूँ सम नेम. क्वेश्चन में O बोला है तो हम भी इधर O बोल देते हैं. तो पहले आप फाइंड कर लो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट पॉइंट O. अब ये फाइंड करना इजी है. क्यों? क्योंकि जब सिस्टम अबाउट पॉइंट O रोटेट होगा तो जो सेंटर का डिस्क है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मतलब mr²/2 वो तो हो गया. तो जो सेंटर का जो डिस्क है ना इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस दैट इज mr²/2. सेंटर का डिस्क छोड़ के बाकी सारे डिस्क मतलब 6 डिस्क बच गए. तो 6 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O विल बी सेम. जितना इस डिस्क का होगा उतना ही ये सारे के सारे डिस्क का इनर्शिया होगा. तो एक काम करना. पहले क्या किया आपने. पहले सिर्फ सेंटर के डिस्क का निकाल लिया. कितना आ गया mr²/2. बाकी अब 6 डिस्क. अब ये 6 जो डिस्क है इसका इनर्शिया कैसे निकालोगे. अगर ये जो डिस्क है आई जस्ट गिव द नंबर बेटर ऑफ. थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. राइट. गुड. यहाँ तक क्लियर. तो ये जो डिस्क नंबर 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या तो 7 है. अगर ये डिस्क अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा था तो कितना आता mr²/2. अगर उसके सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो. लेकिन इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सिस्टम. तो ये एक्सिस 2 का एक्सिस और 1 का एक्सिस क्या है पैरेलल. तो कौन सा थ्योरम लगेगा. वेरी गुड. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. गुड. और ये अगर रेडियस r है तो दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 2r है. तो आपको करना ये है पहले आप फाइंड कर लो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रल डिस्क नंबर 1. वो कितना है ½ mr². फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच ऑफ द डिस्क 2 3 4 5 6 7 अबाउट देयर ओन एक्सिस. वो भी कितना आएगा mr²/2. खुद के एक्सिस के अबाउट. तो O के अबाउट क्या आएगा. इट विल बी IC प्लस mh². और IC क्या है mr²/2. राइट. और h कितना है h 2r. वेरी गुड. तो ये हो गया आपका mr²/2 प्लस 4mr². गुड. तो 1/2 प्लस 4 9
9/2 mr स्क्वायर, सही है। ये एक डिस्क था, सिंगल डिस्क अबाउट विच पॉइंट, अबाउट ओ। ये सिंगल का फाइंड किया ना, ऐसे तो 6 डिस्क रोटेट होंगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो एक काम करो, कोई बात नहीं, आई विल नॉट टेक शॉर्टकट्स हियर। तो यू शुड नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड, ऑफ थर्ड, ऑफ फोर्थ, ऑफ फिफ्थ, ऑफ सिक्स्थ एंड ऑफ सेवेंथ, ये सारे के सारे है सेम। कितना आया? 9/2 mr स्क्वायर। तो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये टोटल 7 थे, तो सातों का निकाल लिया पहले। इसमें से I1 कितना था? mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि I1 इज द ओनली डिस्क विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बाकी सारे आर रोटेटिंग अबाउट पैरेलल एक्सिस। और ये सारे कितने हैं? 6 है। 6 की 6 क्या है? सेम है। तो 6 इंटू 9/2 mr स्क्वायर, 1 एंड 3 9 3 27। तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 27 mr स्क्वायर कितना आ गया? 55/2 mr स्क्वायर, सही है, करेक्ट है, राइट। ये आंसर नहीं है आपका, वेट, दिस इज नॉट योर आंसर। ये अभी आपने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O ऑफ द सिस्टम। आपको अबाउट पॉइंट O पूछा है क्या? नहीं, तो अबाउट पॉइंट, और O और P से जो एक्सिस जाएगा वो क्या होगा? पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वापस एक बार लगाना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P इज इनर्शिया अबाउट पॉइंट O प्लस mh' स्क्वायर, वेयर h' इज, जहां ये h' यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, h', राइट। कितना आएगा? क्योंकि ये r और r 2r और ये भी रेडियस है 3r, तो h' कितना आ गया? 3r, तो h' आएगा 3r। गुड। तो I टोटल O अबाउट O ये तो निकाल लिया ना, कितना था? 55/2 mr स्क्वायर, m 3r का स्क्वायर। तो 55/2 mr स्क्वायर प्लस 9 mr स्क्वायर, हाउ मच? 73/2 mr स्क्वायर है। अभी ऑप्शन में होगा तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे, है क्या? यस, 73 mr स्क्वायर बाई 2। तो जिनको अभी भी अप्रोच नहीं समझा, एक बार और समझ लो, सिंपल है। हमारे पास 7 डिस्क थे, आपको पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब डायरेक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने पहले सिमेट्री पॉइंट देख लिया। तो सिमेट्री पॉइंट के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया सातों डिस्क का। उसमें से जो सेंट्रल डिस्क है, डिस्क नंबर 1, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो mr स्क्वायर बाई 2। बाकी सारे दे आर रोटेटिंग अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू O, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लिया, राइट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के क्या मिल गया आपको? वो 9 मिल गया ना यहाँ पे, 9/2 mr स्क्वायर। तो ये जो सर्कमफरेंस वाले जो 6 डिस्क थे, ईच ऑफ देम हैज 9/2 mr स्क्वायर, ईच ऑफ देम। तो 6 हो गए, 6 इंटू 9/2 mr स्क्वायर, मतलब 27 mr स्क्वायर, राइट। प्लस जो सेंट्रल डिस्क था उसका क्या था? mr स्क्वायर बाई 2। तो टोटल कितना हो गया? 55/2 mr स्क्वायर। लेकिन अबाउट विच पॉइंट? अबाउट O। आपको पूछा अबाउट O है कि अबाउट P है, तो आपको अबाउट O पता है, और ये जो अबाउट P है दे आर पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r, करेक्ट। तो क्या करोगे? 55/2 mr स्क्वायर प्लस mh' स्क्वायर, h' इज 3r का स्क्वायर, तो 55/2 प्लस 9, दैट इज 73/2 mr स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई यू हैव ऑप्शन नंबर A। और 55/2 भी देके रखा है कंफ्यूज करने के लिए। गुड। तो चेंज कर लो फिर, कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो अपना चेक कर लो फिर। तो जस्ट अ मिनट, अगर बी दिया हुआ है ना तो लेट मी चेक।
9 इंटू 6 55/2 यहाँ तो ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हाँ यस गुड। तो देखो अभी क्या है, हमारा गलती हो गया, करेक्ट कर लेते हैं। बताता हूँ क्या गलती हुआ है, जस्ट टेल यू, चेक कर लेते ना एक बार। यहाँ तक ठीक है। आपने सबसे पहले ये सेंट्रल डिस्क का निकाला, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। IO, ये IO ईच डिस्क का था, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई बाय, अरे ये ईच डिस्क का है, टोटल क्या कर लिया 6, ये आ गया यहाँ तक, फाइन गुड। ये अबाउट विच पॉइंट, सही है। अब देखो गलती कहाँ होती है बता देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला टर्म ठीक है, पहला टर्म इज करेक्ट, हियर इज रॉन्ग। तुमने यहाँ पे m h डैश स्क्वायर लिखा। पूरे सिस्टम में कितने डिस्क थे, कितने थे 7, तो क्या लिखना चाहिए था 7, तो क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे 7। यहाँ पे गलती हो गई, तो जस्ट स्मॉल ग्लिच, क्योंकि मैंने एक सिंगल डिस्क का मास काउंट कर लिया था। पूरे सिस्टम में कितने डिस्क है 7, तो क्या लिखोगे 7, तो हो जाएगा अभी 50, अभी आना चाहिए 181 आना चाहिए। 9 इंटू 7 हाउ मच, 63 होता है ना, हाँ होता है 63 इंटू 2 126 प्लस 55 181, अभी ठीक है। ओके, तो एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी दिस करेक्शन, क्योंकि 55/2 भी दिया है, 73/2 भी दिया है, 181/2 भी दिया है। मतलब अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हो, इवन फॉर सब्स्टिट्यूटिंग मास, तो गए। तो अभी फिर मुझे यहाँ से ना ये यहाँ पे लाना पड़ेगा 181, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग था। एंड आई टोल्ड यू कि उस क्वेश्चन पे वेरिएशंस भी आते हैं, तो आप ट्राई करोगे, ऐसा मैंने बोला था। अभी किया कि नहीं पता नहीं, अभी देख लेते हैं। तो याद है कि एक डिस्क था, उसमें से हमने एक डिस्क कट कर लिया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कैसे फाइंड किया था हमने, याद है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इसका रेडियस r है एंड मास 9m, और इसका मास 9m है। A small disk of radius r/3 is removed as shown in figure, and if you remember, mass is proportional to r square. तो टोटल 9m मास है, उसमें से मैं एक डिस्क रिमूव कर रहा हूं जिसका रेडियस r/3 है, तो मास हो जाएगा m। डिस्क जो तुम रिमूव कर रहे हो उसका मास कितना होगा m, कितना आएगा m। ये पूरा जो डिस्क है, पूरा डिस्क, उसका मास कितना है 9m। मैंने बोला मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, अभी बताया मैंने। तो अगर 9m है और तुमने स्मॉल डिस्क निकाल लिया r/3 रेडियस का, तो जो स्मॉल डिस्क निकाला उसका मास होगा m, 1/9 हो जाएगा ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, जो डिस्क रिमेनिंग है, होल कट करने के बाद जो रिमेनिंग डिस्क है, उसका आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सेम अप्रोच हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, मास 9m है। इसमें से आपने एक डिस्क कट कर लिया, तो यू आर कटिंग आउट अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम हियर, ओके। तो यू आर कटिंग आउट अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्क, यहाँ से कट कर लिया, इमेजिन कट कर लिया, और ये पेरीफेरी तक जाना चाहिए, चलो समझ लेना आप, बाउंड्री है ये। तो ऐसा हो गया वो, फाइन। जो आपने कट किया
जो पार्ट कट किया वो पहले यहाँ था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट करना पड़ेगा आपको, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ से कट कर लिया। दिस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, I इक्वल टू, इसको पार्ट 1 बोलता हूँ, इसको पार्ट 2 बोलता हूँ, तो I1 प्लस I2। तो इफ यू रिमेंबर I1 इक्वल टू I माइनस I2, याद है कि व्हाट इज द मास हियर, व्हाट इज द रेडियस हियर, एंड द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, क्योंकि ऐसा बोला है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, मास दिया हुआ है आपको, बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क मतलब पार्ट 1, पासिंग थ्रू सेंटर मतलब पासिंग थ्रू सेंटर। तो I2 तो फाइंड कर लेंगे, टोटल बता दो पहले। What is total moment of inertia? m r square by 2, लेकिन यहाँ पे m कितना है 9m। फिर वही गलती हो जाएगी, अगर 9 नहीं लिखोगे तो फिर गए इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सही है। What about I2? How do you find out moment of inertia of second part, small disk? Parallel axis theorem. That is why you have to remember कि ये यहाँ था, अगर वो वहाँ था तो, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, देखो क्या अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2r/3, कितना दिया हुआ है 2r/3, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू। तो h इक्वल टू 2r/3 यूज करना पड़ेगा। डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर, बड़े डिस्क का और छोटे डिस्क का दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 2r/3, तो पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 2r/3। तो I2 फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या आएगा वो कैसे फाइंड करोगे? ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस mh स्क्वायर, वेरी गुड, व्हाट इज टोटल 9mr स्क्वायर बाय 2 प्लस h कितना है दिया हुआ है 2r/3, तो 2r/3 का स्क्वायर। कुछ गलती नहीं हो रही? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ गलती हो रही है ना, समथिंग गोइंग रॉन्ग। यहाँ पे m लिखूं, यहाँ पे 9m लिखूं, कि दोनों जगह पे 9m लिखूं, कि दोनों जगह पे m लिखूं? वापस एक बार सोच के बताओ। तो मैंने वही तो बोला, टोटल डिस्क का मास 9m था, r/3 उसका स्क्वायर, तो छोटे डिस्क का मास 1/9 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 9m/9 ही तो किया ना मैंने। m इंटू r/3 स्क्वायर बाई 2, मतलब यहाँ पे हाउ डू यू फाइंड आउट I2? वो आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बताओ I2 कैसे फाइंड करेंगे? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ फिर। ये I2 किसका फाइंड कर रहे हो? तो मास किसका आएगा? स्मॉल डिस्क का, वेरी गुड। सिर्फ रेडियस किसका आएगा? स्मॉल डिस्क का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r/3 स्क्वायर। हो गया करेक्ट। यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल डिस्क अबाउट दिस पॉइंट।
स्मॉल डिस्क का फाइंड करो तो बड़े पोर्शन का लेने का मतलब ही नहीं आता है। आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर ये डिस्क यहाँ होता तो क्या आता, एम आर स्क्वायर बाई टू। एम ठीक है, लेकिन आर कितना डिस्क का, आर बाई थ्री, तो एम आर स्क्वायर बाई एम आर बाई थ्री स्क्वायर बाई टू। ये डिस्क, छोटा डिस्क, स्मॉल डिस्क, अगर अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो क्या लिखते हैं, एम, चलो एम डैश आर डैश स्क्वायर बाई टू। एम डैश कितना है, एम है, आर डैश कितना है, आर बाई थ्री है, तो वही तो लिखा एम आर बाई थ्री स्क्वायर बाई टू। लेकिन ये जो डिस्क है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है क्या, नहीं, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इसमें डिस्टेंस कितना है, 2r बाई थ्री। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, हाउ डू फाइंड आउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विच इज सेंटर O प्लस एम एच स्क्वायर, एम आर बाई थ्री स्क्वायर बाई टू ये था अबाउट सेंटर, प्लस एम एच डिस्टेंस कितना है, 2r बाई थ्री का स्क्वायर। इज दिस क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। लुक, एम आर स्क्वायर और 9 ये दोनों में ही है, एम आर स्क्वायर और 9 है ना, तो क्या बचा, 1 बाई टू बचा ना, 1 बाई टू। एम आर स्क्वायर बाई 9 तो क्या बचा, 4, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 9, हाउ मच इज दैट, 9 बाई 2, 9 तो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 या I2 आ गया। तो I1 वॉज I माइनस I2, और I कितना है, 9 एम आर स्क्वायर बाई 2, और I2 कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 9 में से 1 गया तो कितना आया, 8 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो कितना आएगा, 4 एम आर स्क्वायर। तो 4 एम आर स्क्वायर ऑप्शन में होना चाहिए और है, और आंसर की में भी ऑप्शन सी देना चाहिए और दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2017। The moment of inertia of a uniform cylinder of length L and radius R about its axis, about its perpendicular bisector is I। तो ठीक है, about its axis passing through center is perpendicular bisector। जो भी एक्सिस सेंटर से पास हो और अगर वो लेंथ को परपेंडिकुलर हो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बोलते हैं। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर दिया है, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज I। व्हाट इज द रेशियो ऑफ L by R, L by R का रेशियो पूछा है आपको, such that the moment of inertia is minimum। तो they are asking you what is the ratio of length by radius of that cylinder such that the moment of inertia is minimum। Good question। तो पहले क्वेश्चन समझ ही दो। आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर रॉड नहीं है, ये क्या है, सिलेंडर है। रॉड और सिलेंडर दोनों सेम नहीं है। अगर रॉड बोला होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center and perpendicular to the length, मतलब about its perpendicular bisector क्या आता, ml square by 12। ये सिलेंडर है, ये रॉड नहीं है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का लेंथ L है और इसका रेडियस R है, तो रेडियस इज R, लेंथ इज L। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने कल या परसों के लेक्चर में बताया था व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ml square by 12 plus mr square by 4। very good। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is ml square by 12 plus mr square by 4। आपको बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होने के लिए I L by R का रेशियो क्या होना चाहिए, तो लेंथ बाय R, लेंथ बाय R। मैं लेंथ को सिर्फ कैपिटल L डिनोट कर रहा हूँ, उन्होंने स्मॉल l बोला है, जस्ट नॉट टू हैव एनी कंफ्यूजन बिटवीन I एंड L, I'll call length as capital L। So what will be your approach of solving this question? फिजिक्स में मिनिमम या मैक्सिमम ये वर्ड इट टेल्स यू समथिंग, कांस्टेंट वैल्यू मतलब डेरिवेटिव इज 0। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम ऐसे वर्ड यूज किए हो
जैसे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम बोला है, मतलब इनर्शिया का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर इज 0। विथ रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर, व्हाट पैरामीटर आप समझ लो। देखो ऐसा है, रेशियो ऑफ लेंथ बाय आर पूछा है आपको, तो मैं अगर लेंथ बढ़ाता हूं तो रेडियस कम होगा, है ना। इफ आई इंक्रीज द लेंथ रेडियस विल श्रिंक। अगर मैं लेंथ कम करता हूं तो रेडियस बढ़ेगा। तो मेरे पास दो पैरामीटर है, दो वेरिएबल्स है। कौन से दो वेरिएबल्स है? लेंथ एंड रेडियस, बराबर। लेकिन डेरिवेटिव तो आप विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक लोगे ना, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेटिव लोगे या तो विद रिस्पेक्ट टू आर लोगे। तो पहले आपको एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किसका, लेंथ के रिस्पेक्ट से लोगे कि रेडियस। तो इफ यू वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एल, तो आपको इक्वेशन से आर हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दोनों वेरिएबल है, तो मुझे यहां से आर हटाना पड़ेगा। तो अगेन आई विल रिपीट, प्रॉब्लम ये है इनर्शिया मिनिमम होने के लिए इनर्शिया का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल है, क्योंकि मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो रेडियस कम हो रहा है, लेंथ कम हो रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो मुझे पहले एक पैरामीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई डिसाइडेड कि मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ले रहा हूँ तो मुझे आर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये आर यहाँ से कैसे निकालेंगे फिर? तो यू नो, ऑफ कोर्स यू नो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, सही है, क्लियर। एंड यू नो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास, वॉल्यूम इज एरिया इनटू एल। ओके, गुड, बराबर। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो तुमको आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहां से क्या आएगा, क्या आएगा? एम अपॉन पाई रो एल, सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू गेट आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बाई 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर व्हाट इज आर? एम बाई पाई रो एल। तो आई आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम स्क्वायर बाई 4 पाई रो एल। अभी आर दिख रहा है क्या? नहीं। तो फॉर आई टू बी मिनिमम, द डेरिवेटिव ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एल शुड बी 0। तो डेरिवेटिव ले लो इसका। तो डेरिवेटिव ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो एल इक्वल टू 0। सही है, गुड। ध्यान रखना, नहीं तो बाद में होगी गड़बड़। तो डेरिवेटिव पहले टर्म का जब लूंगा मैं, तो m बाई 12 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? कितना होगा? 12। और जब मैं सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो बाहर। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एल कितना होता है? माइनस 1 बाई एल स्क्वायर। तो माइनस 1 बाई एल का स्क्वायर इक्वल टू 0। शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका एम एल बाई 6, एम एल बाई 6 इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो 1 बाई एल स्क्वायर। हाँ, क्या हो गया? एम अपॉन आर स्क्वायर इज एम अपॉन वॉल्यूम इज एरिया इंटू एल, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एल, ए इज पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज एम अपॉन, बराबर तो लिखा है ये आर स्क्वायर बराबर है। यहाँ पे तुमको एम आर स्क्वायर बाय 4 था, तो एम बाई 4 आर स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम इंटू एम स्क्वायर 4 पाई रो एल, दैट इज करेक्ट। और आई टू बी मिनिमम हमने डेरिवेटिव ले लिया। पहले टर्म का जब डेरिवेटिव लोगे तो एम बाई 12 बाहर आएगा, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 12, ठीक है। दूसरे टर्म में एम स्क्वायर बाय 4 पाई रो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, डेरिवेटिव ले लिया तो माइनस 1 बाई एल स्क्वायर, फाइन, नो प्रॉब्लम, शिफ्टेड देयर, गुड, कैंसल एंड कैंसल, गुड। अब
एक काम करते हैं, एल को यहाँ पे लेके आते हैं, एल क्यूब, बाकी सब वहां पे रख देते हैं, 6m/4 रो। यू वांटेड टू हैव रेशियो ऑफ L/R। अब मेरे को बताओ वापस से R कैसे लाओगे? दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, मेरे को दिख गया, तुमको दिखा, M दिखा, यस, व्हाट इज M दिखा? हाँ, तो यहाँ पे ना L क्यूब इक्वल टू 6/4 रो इंटू था M, और M क्या था? रो πr² L। सही है ना? गलती मत करना, यहाँ पे ये हो गया कैंसल, ये है 3 और ये है 2। एक L और एक L कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? L²। ये R को शिफ्ट कर दिया R², रो और रो को भी कर दिया कैंसल, तो L/R कितना आएगा? √3/2। तो √3/2 आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन बी। डन। टेंशन। सो 24th क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पुली ऑफ रेडियस 2 मीटर, पुली है 2 मीटर रेडियस है, इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय अ फोर्स। तो अपने आप तो रोटेट होगा नहीं, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। मे भी तुमने पुली के ऊपर रस्सी लगा दी, रस्सी को खींच लिया, वो भी फोर्स होता है। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नॉर्मली उस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमने 4 क्वेश्चन किए थे, इफ यू रिमेंबर। हॉलो सिलेंडर के ऊपर वायर है, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर वायर है, और वहां पे ऐसा था कि मास लगा दिया, लोड लगा दिया, तो लोड की वैल्यू दी थी, जो भी वैल्यू होगा 36 न्यूटन, जो भी वैल्यू दिया होगा वो कांस्टेंट होता है। वहां पे फोर्स कांस्टेंट था। कांस्टेंट फोर्स विल रोटेट द सिस्टम विद कांस्टेंट ओमेगा, दैट इज द आइडिया। लेकिन यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है, एग्री? यहाँ तो समझ में आया? तो फोर्स वेरिएबल है, जब फोर्स वेरिएबल है तो ओमेगा वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा। इसका मतलब यहाँ तक पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। अब आगे हमने जो फोर्स अप्लाई किया टेंजेंशियली किया, पुली जैसे सिस्टम पे, हॉलो सिलेंडर जैसे सिस्टम पे, डिस्क जैसे सिस्टम पे, सॉलिड सिलेंडर जैसे सिस्टम पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है। तो इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट इट्स एक्सिस इज 10, तो आपको आई की वैल्यू डायरेक्टली बता दी है। The number of rotations made by the pulley before its direction of motion is reversed is, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करने से पहले वो कितने रोटेशन परफॉर्म करेगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर? फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ये तुमको पता होना चाहिए। अगर ओमेगा कांस्टेंट होता तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, वो सेम डायरेक्शन में घूमता ही रहता, सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड। यहाँ तक क्लियर? तो जैसे तुमने देखा ना, फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब इन दिस केस ओमेगा इज अ वेरिएबल, तो ये पहले पता होना चाहिए था। देन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यू हैव आर एफ इक्वल टू आई अल्फा। अब ये कहां से आया? आई नीड नॉट टू टेल यू, पता है कहां से आया? टॉर्क होता है आर एफ और टॉर्क ही होता है आई अल्फा। तो टॉर्क के 2 इक्वेशन थे, दोनों में से तुमको मिल गया ये, तो टॉर्क वॉज आर एफ एंड टॉर्क वॉज आई अल्फा। तो अल्फा यहां से मिल जाएगा आर एफ अपॉन आई। अब ये जो आर की वैल्यू है वो दिया हुआ है 2, आई है 10, और ये जो फोर्स था ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है 20t - 5t², 20t - 5t²। यहां से तुमको मिल गया ये 1/5, 1 एंड 5, तो 25 इज 4, तो 4t - t²। क्लियर? तो तुमको यहां भी समझ में आ गया कि ये जो अल्फा है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अल्फा इज चेंजिंग विद टाइम, बराबर? गुड। हमको बोला था कि डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले कितने रोटेशन हुए, तो डायरेक्शन रिवर्स जब होगा सिस्टम का तो सिस्टम को स्टॉप करना पड़ता है। आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ इट। फिलहाल एंगुलर को साइड में रखो, लीनियर मोशन सोचो। अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, आई एम मूविंग और मुझे डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो पहली चीज डायरेक्शन रिवर्स करना है तो वेलोसिटी 0 होगा तो ही होगा। अब तुम गाड़ी पे जाते हो, तुमको यू टर्न लेना है,
तो स्पीड कम करते हो कि नहीं करते हो? फिर ऑलमोस्ट जीरो होता है कि नहीं? उसका न्यूटन होता है ना, कि धूम जैसे जाते नहीं होता ना, वैसा करना भी मत। तो थोड़ा सा फिजिक्स तो रियल लाइफ में लाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। जेडब्ल्यू के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो यू हैव टू थिंक, चाहे वो लिनियर मोशन हो चाहे वो एंगुलर मोशन हो, अगर डायरेक्शन रिवर्स करना है तो स्पीड जीरो होगा। अब मेरे पास स्पीड का तो इक्वेशन ही नहीं है, तो स्पीड जीरो करोगे, लेकिन कहां करोगे? इक्वेशन है आपके पास नहीं, तो पहले क्या बनाओगे? स्पीड का इक्वेशन बनाओगे। अल्फा क्या लिखोगे? डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। सही है, करेक्ट, गुड। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके पहले एक ओमेगा का इक्वेशन बना लूंगा। इंटीग्रेट कर लिया, और फिलहाल लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करने नहीं है, क्योंकि हमको बताया ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुमको बताया क्या? ऐसा कुछ बताया है? इतने टाइम पे इतना स्पीड था, उतने टाइम पे उतना स्पीड था, बताया क्या? नहीं। जब बताया हो तो लिमिट्स डालते हैं। तो ये तुमको इनडेफिनेट इंटीग्रल ही लगेगा यहाँ पे। तो ये तुमको मिल गया ओमेगा इक्वल टू 4 बाहर टी का टी स्क्वायर बाई 2, और इसका आएगा टी क्यूब बाई 3। अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो ऐसा ही आएगा, दिस इज करेक्ट। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको ओमेगा का रिलेशन मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब डायरेक्शन रिवर्स होगा तो पहले ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो अब मैं इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू जीरो डालूंगा, तो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2t स्क्वायर इक्वल टू टी क्यूब बाई 3। तो t की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड के बाद स्पीड विल बिकम जीरो। तो 6 सेकेंड के आगे ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आएगी आपकी। आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको 10 का। तो इफ यू पुट 7 करके देख लो, 7 स्क्वायर 49 इंटू 2 98, ये 98 है। 7 क्यूब, अरे 7 इंटू 7 49 इंटू 7 कितना? हाँ कितना? सही। क्यूब्स और स्क्वायर्स के साथ थोड़ा सा यू हैव टू वर्क प्रॉपरली। कितना है? 343 है पक्का। डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय क्या है? 3 है। डिवाइड बाय क्या है? 3 है। कितना आया? 114। और पहले कितना आया था? 98। 98 में से 114 गया, नेगेटिव आ गया ना। मतलब क्लियर हो गया कि 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब रिवर्स हो गया क्या? तो ये से वेरीफाई हो गया। गुड, तो हो गया वेरीफाई। अब हमको तो पूछा था नंबर ऑफ रोटेशन। अब नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए मुझे एंगल चाहिए, तो मैं थीटा फाइंड करना है मेरे को। अब थीटा इक्वल टू मैं ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर नहीं यूज कर सकता हूं। उसका रीजन ये है कि उस केस में मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कम से कम 3 बार बताया था। ये बोला था मैंने कि जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये होता है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए। आई हैव टोल्ड यू, अभी बता रहा हूं, वो कब यूज करते हो? जब एक्सेलेरेशन क्या हो? कांस्टेंट। यहां तो दिख रहा है कि एक्सेलेरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, तो तुम वो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यहां नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्फा टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फिर मैं क्या करूं? फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो ऐसा डिफाइन करके रखा था, किया था। तो मैं डी थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? ओमेगा डी टी। फिर मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। वेरी गुड। अब इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन अब तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है टाइम का। 0 से 6, 0 से थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 to 6 ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा क्या था? ये देखो, ये 0 हटा दो, इधर ओमेगा लिखो। क्या था ये? 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। तो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 dt हो गया। तो थीटा इक्वल टू, अभी मैं ना लिमिट्स को डाल देता हूं सीधा बाहर। मैं करता हूं डायरेक्ट इंटीग्रेट। 2 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, तो टी क्यूब बाई 3, 1/3 बाहर, टी क्यूब का टी रेस टू 4/4,
तो माइनस t⁴/3 इंटू 4। तो इसको मैंने सिर्फ सॉल्व कर लिया। जो भी कॉमन निकालना निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2t³ माइनस t⁴/4 0 to 6, सही है ना, सब बराबर जा रहा है, गुड। अब तुम यहाँ पे डाल, अभी डायरेक्टली बोलना t⁵ बाहर निकाल लो, नहीं निकलेगा, वो वेरिएबल है, उसमें वैल्यू डालने के बाद कॉमन निकलेगा, नहीं तो t³ भी बाहर निकाल लिया, फिर लिमिट में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो डायरेक्ट मत निकाल देना वहां से। तो t⁵ मतलब 6⁴/4 हो गया, वो लोअर लिमिट 0 जाएगा, छोड़ दो उसको। अभी यहाँ से ना मैं 6 का क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ, तो 6 क्यूब बाहर निकाले, उसको 6² 6 लिख लिया अपॉन 3 हो गया। तो क्या बचा 2 माइनस 6/4 मतलब 3/2, क्योंकि 6⁵ बाहर निकाला ना, एक 6 रह गया अंदर, तो 3/2 1.5 होता है, 2 में से आधा 1.5 गया तो आधा बचा, तो ये हाफ बचा। तो थीटा इक्वल टू 6² इंटू 6 और ये 3 इंटू 2, ये हो गया कैंसल। तो थीटा कितना मिल गया आपको यहाँ से 36। तो थीटा इज इक्वल टू 36 रेडियंस, 36 रेडियन, ठीक है। हमको पता है थीटा होता है n इंटू 2π, एक राउंड में 2π, 2 राउंड में 2 इंटू 2π, 3 राउंड में 3 इंटू 2π, तो n इंटू 2π, तो n हो गया θ/2π। तो थीटा की वैल्यू 36 है, 36/2π, 36/6 होता तो 6 आता। नीचे डिनोमिनेटर का नंबर 6 से बड़ा है, तो ओवरऑल नंबर 6 से कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोटेशन जो भी होंगे वो 6 से कम होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो मोर देन 3 बट लेस देन 6, तो ऑप्शन बी। सो एज आई सेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस ओनली। तो 25, 26, 27 और दिख रहा है तुमको सब थ्री है वो, 28, 29, 30, 31 करेंगे सॉल्व, क्योंकि 31 टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, तो 31 वी विल डू। A thin and circular disk of mass capital M and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ ही गया होगा। क्या बोला है, a thin and circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through center and perpendicular to its plane with angular speed omega। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr², क्योंकि डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr²/2, ये इनर्शिया है उसका। एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा। इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन मतलब सेम मास सेम रेडियस, नहीं मास आगे बोला है अलग है, ऑफ सेम डायमेंशन मतलब रेडियस इज सेम बट मास इज m/4 इज प्लेस्ड जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली, गुड, देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज। चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में बोला क्या है। हमारे पास एक डिस्क था जिसका मास m है और रेडियस r है। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। रेडियस r है, मास m है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, गुड। अब इस रोटेटिंग डिस्क पे हमने जेंटली एक और डिस्क रख दिया, तो वी आर कीपिंग वन मोर डिस्क ऑन टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। इसके ऊपर सेम डायमेंशंस का, सेम डायमेंशन मतलब सेम रेडियस का, ओके, तो सेम डायमेंशन मतलब सेम रेडियस, लेकिन मास कितना बोला हुआ है, मास m/4। तो मास दे हैव टोल्ड यू इज m/4। Just a minute. Okay, so we were somewhere, here, I guess. Yes. तो we were somewhere here. तो हमारे पास एक डिस्क था, मास m है, रेडियस r है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और इसके ऊपर हमने रख दिया एक और डिस्क ऑफ द सेम डायमेंशंस। वेल, कभी कभी आइडेंटिकल वर्ड यूज होता है, आइडेंटिकल वर्ड यूज हो तो उसका मतलब होता है, पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल?
एग्जैक्टली सेम, तो मास भी सेम, यहाँ पे मास सेम नहीं है कम से कम, तो ऐसा एक डिस्क और रख दिया उसके ऊपर। ओके, तो अभी सिस्टम में 2 डिस्क है, ये याद रखना, और जो ऊपर जो डिस्क रखा है उसका मास कितना है, m/4। गुड। आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगता है ऑलवेज। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू, अभी देखो गड़बड़ क्या है ना, अगर मैं इसको इनर्शिया को I1 बोल रहा हूँ तो इनिशियल इज ओनली I1, और मैं जो पहला डिस्क है उसका I1, दूसरे का क्या है I2। तो व्हाट इज फाइनल इनर्शिया, I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल। और जो ओमेगा इनिशियल था उन्होंने क्या बोल के रखा है, ओमेगा। गुड, फाइन। तो व्हाट इज ओमेगा फाइनल फ्रॉम हियर, क्या आएगा, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। तुमको ओमेगा फाइनल चाहिए, तो यार आस्किंग ओमेगा फाइनल, तो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज I2। I1 तो पता है ना, व्हाट इज I1, I1 तो पता है ना आपको, mr²/2। I2 क्या आएगा, m/4, क्योंकि मास m/4 था, r²/2। एक बार और वेरीफाई कर लो, जो सेकेंड डिस्क है वो भी अबाउट सेम एक्सिस है, यस, तो अबाउट सेंटर है मतलब, तो mr²/2 होता है, लेकिन यहाँ पे मास कितना है, m/4, तो बराबर है क्या, यस। तो ओमेगा फाइनल विल बी ओमेगा I1, और I1 कितना आया, mr²/2 अपॉन I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, बता दो मुझे, सिर्फ देख के बता दो क्या आएगा, 5, क्योंकि देखो ये mr²/2 और ये mr²/2 कॉमन है, तो 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4 है ना, तो 1 प्लस 1/4 इज 5/4, तो 5/4 mr²/2, सही है, कैंसल 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 कैंसल, तो कितना आ गया, 4/5 ओमेगा, हो गया 4/5 ओमेगा। वैसे बिफोर इवन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, यू मस्ट नो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे थे जो हो ही नहीं सकते हैं, कौन से, 5/4 एंड 3/2, क्योंकि एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर तुम दूसरा डिस्क लगा रहे हो तो स्पीड कम ही होने वाला है, उसका बढ़ने नहीं वाला है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते थे, मतलब यू हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड योर चांसेस, 4 में से 1 करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4.25, लेकिन तुमने देख के 2 ऑप्शन उड़ा दिए, तो चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट इज नाउ हाफ एंड हाफ, 50%। तो ऐसा भी ध्यान देना थोड़ा सा, कि कभी कभी सम क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे 2 ऑप्शन आ ही नहीं सकते। दिस विल अगेन गो फॉर योर असाइनमेंट 33। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी लेवल का है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with an angular momentum L. If the frequency of particles motion is doubled, its kinetic energy is halved, the angular momentum becomes. तो sometimes questions are so simple, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको कनेक्ट कर लो। क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम, क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम को कनेक्ट करना है। कनेक्शन सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मत बोलना, ये सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन जैसा है ये, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसको आई ओमेगा इंटू ओमेगा लिख लो, चलता है, ओमेगा स्क्वायर था ना, हाँ, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ आई ओमेगा, क्या होता है, एल इंटू ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी इज एन एंड एंगुलर इज 2πn, लेकिन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, हाँ, तो फिर एक काम करो, कोई लीनियर लिखो मत, वैसे रहने दो उसको। एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स अपॉन एल इक्वल टू ओमेगा। आपको क्या पूछा था, एंगुलर मोमेंटम पूछा कि ओमेगा पूछा है, क्या पूछा है,
एंगुलर मोमेंटम, तो इसको मैं इधर रखता हूँ, इसको मैं इधर लाता हूँ। मतलब एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो L2 बाय L1 इक्वल टू KE2 बाय KE1 एंड ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। काइनेटिक एनर्जी क्या किया, हाफ किया, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 इज काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन 2, हाफ कर दिया ना। KE2 इक्वल टू KE1 बाय 2, तो KE2 बाय KE1 कितना होगा, KE2 इज KE1 बाय 2, ये कितना आएगा, हाफ। फ्रीक्वेंसी कितना किया, डबल। ओमेगा 2 इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, तो व्हाट इज ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, हाफ। तो कितना हो गया, 1/4, तो 1/4 टाइम्स, मतलब L/4, ऑप्शन डी, डन हो गया। So that's it for today.